जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आज मैं सबसे पहले आपको फातिमा शेख जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर रही हैं और आप जानते होंगे कि भारत की पहली महिला टीचर माता सावित्रीबाई फूले की परम सहयोगी फातिमा शेख थी, जो उनके साथ ही स्कूल में पढ़ाती थी। वो भारत की दूसरी महिला टीचर और पहली मुस्लिम महिला टीचर थी। आज उनकी जयंती है और आज उनकी जयंती के मौके पर एक खास हमें खबर मिली है। स्पेशल एक हमारे फातिमा शेख को रिकग्निशन मिला है गूगल की तरफ से। आप ये कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, मेरे लैपटॉप पर ये जो डूडल है ये फातिमा शेख के सम्मान में गूगल ने बनाया है। गूगल इस तरह से जो दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां होती हैं उनके सम्मान में उनकी जयंती पर या उनके परिनिर्वाण दिवस पर या उनकी किसी अचीवमेंट डे पर इस तरह के डूडल बनाकर उन्हें सम्मान देता है। और आज गूगल ने माता फातिमा शेख की ये शानदार डूडल बनाई है, जिससे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ माता फातिमा शेख के बारे में भी अब दुनिया जान रही है। और सबको ये पता चल रहा है कि भारत के असली राष्ट्र निर्माता कौन थे, किन्होंने भारत को बनाया, भारत में महान काम करने वाले लोगों में कौन थे। तो उसी कड़ी में गूगल का ये जो डूडल है ये अपने आप में एक शानदार काम आज हुआ है। आज सुबह सुबह जब मैंने अपना मोबाइल खोला और मुझे गूगल पर ये डूडल दिखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि माता सावित्रीबाई फुले के बाद अब गूगल ने ये फातिमा शेख का डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया है। आपको याद होगा कि 3 जनवरी 2017 में फातिमा शेख के अलावा माता सावित्रीबाई फुले जो कि पहली टीचर थी, उनका भी डूडल गूगल ने बनाया था 2017 में। और फिर वो बहुत ही खूबसूरत सा था, जिसमें वो अपने आंचल में बच्चियों को बुला के पाठशाला में पढ़ाने का काम करती हुई दिखती हैं। वो डूडल उन्होंने बनाया था। और आज ये जो डूडल बनाया है इसमें फातिमा शेख को दिखाया हुआ है और पीछे एक जो आकृति बनी हुई है गूगल की तरफ से शानदार ये काम किया गया है। और ये भारत में शिक्षा क्रांति करने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, जब वो बच्चों को पढ़ाने का काम करने की सोच रहे थे और जो तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसकी मुखालफत कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, तो उन्हें घर से भी बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा था। और जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्होंने उनके पिता को भी भड़का दिया था, गोविंद राव को, उनको भी भड़का दिया था। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर तुम्हें यही काम करने हैं तो तुम्हें मेरा घर छोड़ना पड़ेगा, मेरा घर त्यागना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पिता का घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद जिस व्यक्ति ने उन्हें आश्रय दिया था, जिस व्यक्ति ने उन्हें शेल्टर दिया था, वो थे उस्मान शेख। उस्मान शेख जो हैं वो फातिमा शेख के भाई थे। ये दोनों जो भाई बहन हैं, उस्मान शेख और फातिमा शेख, ये दोनों हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के परम सहयोगी रहे। और इन्होंने उन लोगों को अपने घर में आश्रय दिया, शेल्टर दिया कि अब आपने अपना घर छोड़ दिया है तो आप हमारे घर में रहिए। और फिर जो बुद्धपेट में पहला स्कूल खुला था वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ फातिमा शेख जो हैं वो भी पढ़ाती थी। इन्होंने अपना घर दे दिया था स्कूल खोलने के लिए। तो ये एक कहें कि जो हमारे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले थे, उनके काम को आगे बढ़ाने में, उनकी मदद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने बहुत मदद की थी। और उस समय उन्हें तमाम तरीके के विरोध भी झेलने पड़े थे। ब्राह्मणवादी जो समाज, उसके अलावा मुसलमान जो दकियानूसी समाज था उस समय का, वहाँ से भी उन्हें बहुत सारे विरोध झेलने पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों भाई बहन ने हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का पूरा साथ दिया। और फिर दोनों ने मिलकर उनके स्कूल खोलने में भी मदद की। और वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ ये जो फातिमा शेख हैं, इन्होंने भी वहाँ पर पढ़ाया था बच्चों को। तो अब आप सोचेंगे कि जब फातिमा शेख ने भी इतनी ही मेहनत की थी, उनकी मदद की थी, तो उनके बारे में हम इतना कम क्यों जानते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी क्यों नहीं मिलती। और बहुजन समाज में या मुस्लिम समाज में फातिमा शेख को लेकर उतनी उत्सुकता या उतना आकर्षण क्यों नहीं दिखता जितना कि माता सावित्रीबाई फुले या फिर जो ज्योतिबा फुले हैं उनको लेकर दिखता है।
अब इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो जो भारत का इतिहास लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने भारत की इतिहास के बारे में किताबें लिखी, इतिहास को सिलेबस में डाला कि स्कूल में कौन से सिलेबस में कौन क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा, किस विषय पर रिसर्च होगा, जो ये पूरा का पूरा अकादमिक जगत का काम हुआ, इतिहास लिखने का काम हुआ, वो किन लोगों के हाथ में था। उन्होंने, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने ही ये पूरा का पूरा इतिहास लिखा। और उस इतिहास से आप देखेंगे तो माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, वो तो गायब हुए, साथ साथ में उस्मान शेख और जो फातिमा शेख है, इनको भी गायब कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यानी कि ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को भी बहुत लंबे वक्त तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उसी तरह से ये लोग भी गायब रहे इतिहास लिखने वाले लोगों की कलम से। और ज्योतिबा फुले ऐसे लोगों को कहते हैं कलम कसाई। जो कलम कसाई यानी जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास से असली नायक नायिकाओं को गायब कर देते हैं और अपनी कपोल कल्पित कहानियों को लिखकर उसको महिमा मंडन करते हैं। उसके बारे में ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि वो कलम कसाई थी। तो पहला कारण तो ये रहा कि इतिहासकारों ने, भारत के इतिहासकारों ने माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उस्मान शेख और फातिमा शेख को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसका हकदार थे। उन्हें ना सिलेबस में डाला, ना उनके बारे में कोई किताबें छापी और ना उनका कहीं पे जिक्र किया। बहुत लंबे वक्त तक ऐसा ही हुआ। अभी पिछले कुछ 2 दशकों में हम देखें तो सावित्रीबाई फुले के बारे में लोग जान रहे हैं, ज्यादा उनके बारे में लिखा पढ़ा जा रहा है, उनके कलेक्शंस आ रहे हैं और अब दुनिया उनको जान रही है कि वो भारत की पहली महिला टीचर थी जिन्होंने लड़कियों के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला था। और वहाँ स्कूल से जो क्रांति हुई थी उसकी बदौलत आज भारत की जो लड़कियां हैं वो अंतरिक्ष नाप रही हैं, जहाज चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं और दुनिया में अपनी जो काबिलियत है उसका डंका बजा रही हैं। उसकी जो श्रेय जाता है वो फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, इन लोगों को ही जाता है क्योंकि इन्होंने ही नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की थी। तो इतिहास से इन्हें इतिहासकारों ने गायब किया। दूसरा जो इसका एक बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे हम सावित्रीबाई फुले को देखते हैं तो वो लगातार अपने बारे में लिख रही थी। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने कहानियां लिखी हैं, उन्होंने अपने नैरेटिव्स लिखे हैं, उन्होंने ज्योतिबा फुले को बाकायदा लेटर लिखे हैं। जब वो कहीं दूर यात्रा पर होते थे या किसी दूसरी जगह होते थे तो वो लेटर लिख के बताती थी कि सत्यशोधक समाज की जो कार्यवाही है वो कैसी चल रही है, क्या अपडेट्स हैं, क्या इलाके में काम हुआ है, वो लगातार लिख कर बताती थी। और कविताएं लिखती थी, उनके पूरे संग्रह मौजूद हैं जो कि सावित्रीबाई फुले ने लिखा था। तो क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं तो उनको पढ़कर उनके बारे में हम जान सकते हैं, उस पर शोध कर सकते हैं, उनकी समझ को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले किस तरह की उनका व्यक्तित्व था, किस तरह की उनके विचार थे, क्या वो लिख रही थी समसामयिक मुद्दों पर, हम उनको पढ़कर जान सकते हैं। मराठी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बाद में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो हमें सावित्रीबाई फुले का एक लिखित दस्तावेज मिलता है जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। और साथ साथ ज्योतिबा फुले ने भी सावित्रीबाई फुले का बहुत बार जिक्र किया है सत्यशोधक समाज की कार्यवाही के दौरान, और भी बहुत बार वो लिखते हैं लगातार उनके बारे में। तो उनके लिखित दस्तावेज मौजूद हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात हो पाती है। लेकिन उस्मान शेख और फातिमा शेख के अपनी तरफ से लिखे हुए कोई दस्तावेज उस तरह से मौजूद नहीं हैं जिनको पढ़कर हम जान सकें कि उनकी पर्सनैलिटी किस तरह थी, उनकी आइडियोलॉजी किस तरह थी, वो क्या सोच रहे थे समसामयिक मुद्दों पर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उनको क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी, किस तरह के उन्हें संघर्ष करने पड़े। इसके बारे में फातिमा शेख की तरफ से या उस्मान शेख की तरफ से कुछ लिखित ऐसे दस्तावेज नहीं मिलते हैं। मुमकिन है कि उन्होंने लिखा हो और वो बाद में नष्ट हो गए हों, उनका संग्रह ना हुआ हो, या फिर उन्होंने इस बारे में लिखा ही ना हो, उस तरह से वो लिख नहीं पाए जिस तरह से बाकी लोग लिख रहे थे, सावित्रीबाई फुले और जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं वो लिख रहे थे। इनके लिखित दस्तावेज ना होने के कारण हम उनके बारे में बहुत कम जानकारी हमको है। और यहाँ तक कि इनकी जो जन्म तिथि है, जो इनका परिनिर्वाण दिवस है, इन्होंने निकाह किया था कि नहीं किया था, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये तथ्य है कि माता जो सावित्रीबाई फुले हैं उनकी परम सहयोगी टीचर के तौर पर फातिमा शेख ने उनका साथ दिया और स्कूल में वो उनकी गैर मौजूदगी में हेड मिस्ट्रेस का भी काम करती थी, जो प्रधान अध्यापिका के तौर पर वो स्कूल को संभालती थी और बहुत उन्होंने मदद की है। और फातिमा शेख को आप देखेंगे तो
जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले पर ब्राह्मणवादी कीचड़ फेंकते थे, उनके बारे में अपशब्द बोलते थे, उनका रास्ता रोक लेते थे, उन्हें परेशान करते थे, उसी तरह से अगर हम अंदाजा लगाएं तो माता फातिमा शेख भी मुस्लिम समाज से आती थी। और मुस्लिम समाज में, उस समय के दकियानूसी समाज में आप देखेंगे तो लड़कियों को पढ़ाना जिस तरह से ब्राह्मणवादी समाज में अपराध माना जाता था, उस तरह से मुस्लिम समाज, दकियानूसी समाज में भी बच्चियों को पढ़ाने पर पाबंदी थी। जो संपन्न परिवार, एलीट जो मुस्लिम्स थे, उनके लड़के लड़कियों को अलग से पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन जो सामान्य जनमानस था उसमें बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त वहाँ पर भी नहीं थी। तो फातिमा शेख जो हैं वो मुस्लिम मोहल्लों में जाती थी, वहाँ समाज में जाकर उन्हें समझाती थी कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजिए, हम उन्हें शिक्षा देंगे, उस शिक्षा से उनका भला हो सकता है, और शिक्षा ना होने के कारण किस तरह से उनका नुकसान होता है, ये सारी बातें फातिमा शेख जो हैं वो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर समझाती थी। और वहाँ की बच्चियों को जो स्कूल सत्यशोधक समाज की तरफ से खोले गए थे उनमें लाकर पढ़ाती थी। तो हम ये अगर कल्पना करें कि उस तरह के समाज में जब वो जाती होंगी तो उन्हें भी बहुत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता होगा, और लगातार वहां से भी उन्हें धमकियां और इस तरह के जो अपशब्द हैं, रास्ता रोकने का और इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो उनके साथ भी हुई होंगी, जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले के साथ हम देखते हैं कि किस तरह ब्राह्मणवादी उन्हें परेशान करते थे। तो इन्होंने भी वो परेशानियां झेली होंगी, और स्कूल पर भी कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने हमले करने की कोशिश की, धमकाया, डराया धमकाया, लेकिन उसके बावजूद फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले जो हैं वो डटी रही। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो फातिमा शेख है उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत बोल्ड रही होगी, वो बहुत मजबूत महिला रही होंगी और बहुत ही साहसी महिला रही होंगी कि वो उस तरह के समाज में विद्रोह करती हैं। विद्रोह भी पूरी की पूरी व्यवस्था, धार्मिक जो उन्मादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ विद्रोह करती हैं और वो पढ़ाने का काम करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है फातिमा शेख के बारे में। तो हम उनके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही मजबूत महिला रही होंगी। तीसरा कारण ये है फातिमा शेख के बारे में कम जानकारी का कि जो महाराष्ट्र में, बाकी देश के हिस्सों में जो जाति विरोधी आंदोलन हुए, उस जाति विरोधी आंदोलन में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो हैं वो एक नायक नायिका के तौर पर उभरे, और जो जाति के खिलाफ संघर्ष था उसके खिलाफ लोग जब एकजुट होते थे तो वो उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते थे, और इसलिए उनकी ज्यादा चर्चाएं भी हुई हैं जाति के खिलाफ संघर्ष के तौर पर। आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु मानते हैं। वो बुद्ध कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु मानते हैं, और फिर वो पूरी की पूरी परंपरा है कि किस तरह से पूरे देश में जो जाति विरोधी आंदोलन हुए उसके प्रेरणा स्रोत के तौर पर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ हम ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को भी हम रखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो जाति विरोधी आंदोलन में केंद्र में वो लोग रहे। इन लोगों के क्योंकि बहुत सारे प्रमाण उस तरह से नहीं मिल पाए, तो लोगों के जहन से कलम कसाईयों के साजिश के कारण ये लोग थोड़ा पीछे छूट गए। लेकिन इतिहास में जो जायज बातें हैं, जो सही चीजें हैं, वो अब कब्र फाड़ कर निकल रही हैं, जमीन फाड़ कर निकल रही हैं और बता रही हैं कि देखिए हमारा इस देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है, हमने इस देश को बनाया है और किस तरह से संघर्ष किया है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ। अब इतिहास अपने आप सामने निकल रहा है। वक्त लगा लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं छुपती, इतिहास सामने आ रहा है। और एक कारण मैं देखूं कि जो चौथा कारण मुझे नजर आता है फातिमा शेख और उस्मान शेख के बारे में, मुस्लिम समाज में भी इन लोगों के प्रति कोई बहुत खास रुझान नहीं रहा है। आप देखेंगे कि बहुजन समाज में बहुजन नायक नायिकाओं के प्रति जबरदस्त आकर्षण रहा है, और लोग उनके बारे में अपने घरों में बात करते हैं, किताबें लिखते हैं, उनकी प्रतिमाएं रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे मुस्लिम समाज में फातिमा शेख को लेकर कोई क्रेज उस तरह का नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि मुस्लिम समाज से ही एक ऐसी महिला निकली थी जो भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर थी, जिन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कितना जबरदस्त काम किया है, उसके बारे में मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छे से नहीं जानता। आपको याद होगा कि 1848 में जो स्कूल ये खोला गया था बुद्धपेट में, वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख ने पढ़ाया, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1875 के आसपास आते आप देखेंगे तो सर सैयद अहमद खान जो हैं,
जो कि एक शिक्षाविद के तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, उसके बाद फिर उसी कॉलेज के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई और बाद में आज भी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सर सैयद अहमद खां को एक शिक्षाविद के तौर पर याद किया जाता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज्यादा काम किया था, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे उसी समाज में सर सैयद अहमद खान से पहले 1848 में जो स्कूल खुला था उसमें फातिमा शेख पढ़ाती हैं, लगातार स्कूल खोलने में वो मदद करती हैं, सावित्रीबाई फुले के साथ में संघर्ष करती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, बच्चियों को समझाने जाती हैं। तो शिक्षा की क्रांति की जो लो है वो यहाँ से जल चुकी है, लेकिन उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मुस्लिम समाज भी उस तरह से अपने नायक नायिकाओं को बहुत तवज्जो उस तरह से इस मामले में कम से कम नहीं दे रहा है। उन्होंने इसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी नायक नायिकाओं को ऐसे इतिहास से ढूंढ कर उनके बारे में प्रचार करना चाहिए। हमारी तो बहुजन समाज की जिम्मेदारी है ही, और बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी, हम इन सबको साथ में मिलाकर बात करते हैं। तो जो उसमें भी हम आप देखेंगे तो दलित, आदिवासी, पिछड़े के साथ हम पसमानदा मुसलमान की बात ज़रूर करते हैं कि वो लोग भी जाति के दंश को झेलते हैं और वहाँ का जो जातिवाद है उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई जानी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह के नायक नायिकाओं के बारे में बात करें, उनके बारे में समझें। कितनी ही दिक्कतें रही हों, चाहे कलम कसाइयों ने इन्हें गायब कर दिया हो, चाहे लोग हम जैसे लोग ना समझ रहे हों, हम नहीं समझ पाए हों, लेकिन इतिहास कहीं ना कहीं बाद में निकल आता है। जिस तरह से महाड़ सत्याग्रह का इतिहास आया, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में हमको पता चला, ये तमाम ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बाद में निकल ही आती हैं और लोगों को पता चल ही जाता है कि सच्चाई असल में थी क्या। मनुवादियों ने, इतिहासकारों ने किस तरह से हमारे नायक नायिकाओं को गायब किया, उनकी साजिश के खिलाफ इस तरह के वीडियो, इस तरह की बातें एक सबूत का काम करेंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, उनको पता चल सके कि फातिमा शेख के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके योगदान के बारे में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। गूगल का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये डूडल बनाया और दुनिया भर में जहां पर भी गूगल एक्सेस किया जाता है वहां पर आज लोग जब अपनी स्क्रीन को, सर्च इंजन को देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि ये डूडल बना हुआ है। ये कौन है? फातिमा शेख, भारत की दूसरी महिला टीचर और पहली मुस्लिम महिला टीचर जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हम उन्हें सम्मान कर देते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और माता फातिमा शेख की जयंती पर आप सबको ढेरों बधाई साथियों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी हजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।